हेलो एंड वेलकम इन यूथ एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर प्रैक्टिस क्वेश्चन में। तो जो आज का सेशन रहेगा वो हमारा 7 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के बीच तक का रहेगा। और थोड़ा सा डिले हो गया है हमारा ये सेशन आने में, क्योंकि बिकॉज ऑफ द सम सिक्योरिटी रीजंस एंड आई ऑलरेडी कीप पोस्टेड यू गाइस अबाउट द व्हाट आर द रीजंस व्हिच मेड अस डिले फॉर द फॉलोइंग क्लासेस। सो लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस ऑल द थिंग्स। लेट्स गेट टू आवर बिजनेस। तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स पे देखेंगे जो कि 7 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के बीच के रहे हैं। द फॉलोइंग क्लासेस में हम अपने जो हमारा बैकलॉग क्लियर हुआ है उसको, मतलब बैकलॉग हुआ है उसको क्लियर करेंगे। और फॉर द नाउ लेट्स गेट डू दिस पार्ट ओनली। तो इसमें जैसे कि हम अपने हाईलाइट्स में चर्चा करते हैं कि जो हमारे ज़्यादातर किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम्ड होते हैं। हम ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने ट्रेंड एनालिसिस को एनालाइज करने के बाद जितने भी क्वेश्चन अप्रूव्ड होते हैं, जो कि बेसिकली रिसेंट ईयर्स में आए हुए होते हैं, उस पर हम क्वेश्चन फ्रेम्ड करते हैं। इफ़ वी गेट द एग्जाम्पल्स लाइक यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन जो कि 3 स्टेटमेंट बेस्ड हो रहे हैं, 2 स्टेटमेंट बेस्ड हो रहे हैं, द रीजन एंड असर्शन टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द वन डे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं जो फैक्चुअल एनालिटिकल बेस्ड होते हैं। और जो यूपीएससी में होते हैं बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना जरूरी है, थ्योरी बेस्ड होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। तो मैं इसका पूरा हम इसको पूरे ही डिफरेंट फॉलोइंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम पेपर को एनालिसिस करने के बाद इस क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो इफ यू टॉक अबाउट द व्हाट आर द गोइंग थीम और कॉन्टेक्स्ट वी आर गोइंग टू लुक अपॉन द क्वेश्चंस। तो इसमें क्या होगा बेसिकली, जैसे कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस रहता है, हमारे साथ ही साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट बॉडीज, if we talk about the political Indian constitutional bodies। टुडे सेशन में हम कैग के ऊपर पढ़ेंगे जो कि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाता है इट्सेल्फ। उसके रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ेंगे, सब इम्पॉर्टेंट फीचर्स विच इज एसोसिएटेड विद द कैग। साथ ही साथ हम बात करें द इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के सेशंस देखेंगे, जिसमें हम बेसिकली हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से रामसर साइट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में देखते हैं और हमेशा ही रामसर साइट्स एड्स होते रहते हैं इंडिया में। साथ ही साथ हम नेबरिंग नेशंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया की डिप्लोमेसी में देखिए तो नेबरहुड फर्स्ट इंडिया का अप्रोच चल रहा है ट्रैक वन डिप्लोमेसी के पर्सपेक्टिव से देखें तो। साथ ही साथ कल्चरल डिप्लोमेसी हमारी चल रही है, वाटर बेस्ड डिप्लोमेसी के बारे में पढ़ेंगे। सब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कि कैसे द सेलिब्रेशन हुआ है सम इन द पास्ट, मतलब पास्ट के जो भी इवेंट्स को लेके हम प्रेजेंट में सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, एक सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंस देखेंगे जो हिस्ट्री बेस्ड होते हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड वर्डिक्स देखेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट बेसिकली हमेशा ही न्यूज़ में बना रहता है और वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी भी हो जाता है, जुडिशरी। एंड सम आर प्राइम मिनिस्टर्स की विजिट कहाँ कहाँ हुई इंटरनेशनल सिनेरियो के बेस पे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर अ क्वेश्चन बात। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें हम पहले स्टेटमेंट्स देखेंगे। माना कि अगर फॉर एग्जांपल आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है तो इसमें हम भी अपना कुछ नॉलेज करेंगे, इसमें ब्लाइंड गैसिंग का कोई ट्रिक नहीं रहेगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर आवर रीडिंग। तो अगर हम इसमें बात करें कि व्हाट आर द थिंग्स एसोसिएटेड विद दिस क्वेश्चन। यस, तो इसमें हमारा विद रेफरेंस टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगेन इंटरनेशनल रिलेशन की पर्सपेक्टिव से देखें, एक इंटरनेशनल बॉडी है, इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारा जो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, FAO है, इसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है रिसेंट, बेसिकली कुछ आसपास के डेट्स में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये रिपोर्ट पे बेस्ड है। तो बेसिकली आपको ये तो पता होना चाहिए रिपोर्ट क्या है, ये कौन सी रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश की है, इस रिपोर्ट का थीम क्या है, क्योंकि ऐसे थीम्स बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। इस रिपोर्ट में क्या चीज़ हाईलाइट्स की गई हैं, हाईलाइटेड पार्ट, और यू कैन से सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिपोर्ट, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो दैट इट इज़ केम इन द न्यूज़। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें आपको याद करनी थी। और अगर इसमें कुछ इंडिया के पर्सपेक्टिव से कुछ अलग थिंग्स पता चल रही है, क्योंकि हमें इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही जानना है, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंडियन स्पेयर्स में हमें कुछ देखने को मिल रहा है, तो वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इफ रीड द फर्स्ट पार्ट। तो लिखा है द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट इज पब्लिश्ड एनुअली बाय FAO। सी, एनुअली
हाँ, आपने अगर जितनी भी इंस्टीट्यूशंस देखी होगी उसमें आपने पाया होगा कि जितने भी इंटरनेशनल बेस्ड रिपोर्ट्स होते हैं वो एनुअली आते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर के बाद ही आते हैं, क्योंकि वो एक फाइनेंशियल ईयर का पूरा स्टैटिक्स लाते हैं, लॉजिस्टिक्स लाते हैं, उनके एनालिसिस एंड उसके काउंटर एनालिसिस को अमालगमेट करके रिपोर्ट पब्लिश होती है। ऐसे बहुत ही कम रिपोर्ट्स होते हैं जो बाइनियल होते हैं, जो बेसिकली 2 साल में एक बार आते हैं। ऐसे तो रिपोर्ट्स होते ही नहीं है अगर जाने जो 6 महीने में आती हो, क्योंकि रिपोर्ट बनाना ही इटसेल्फ इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो बनाते बनाते एक साल तो लग जाता है। अगर हम इस अंदाजे को लेकर चले तो हमें ऐसे ये स्टेटमेंट बहुत जेनरिक लग रहा है, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट एक साल में पब्लिश होना कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर ये रिपोर्ट 2-4 साल में आ रहा है तो वो बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन का रिपोर्ट एक साल में तो आना ही चाहिए, 1 से 2 साल में। तो इफ वी टेक इट एज अ करेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज एनुअली आना कोई एक जेनरिक स्टेटमेंट ही शो कर रहा है। इफ इट टेक द सेकेंड स्टेटमेंट, 2025 रिपोर्ट फोकस ऑन ह्यूमन इंड्यूस्ड लैंड डिग्रेडेशन, ओके, एज अ प्राइमरी फैक्टर। सी यहाँ पर वर्ड आया प्राइमरी फैक्टर अंडरमाइनिंग ग्लोबल फूड प्रोडक्शन। तो आपको पता है FAO एक इंटरनेशनल बॉडी है और इस वी कैन से ग्लोबल बॉडी है। तो इसके जो भी रिपोर्ट होंगे वो ग्लोबली बेस्ड फूड प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर बेस्ड एनालिसिस को लिया गया होगा। इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ, मतलब ग्लोबली बेस्ड एवरेज निकाला होगा कि कौन से कंट्रीज में कितना फूड प्रोडक्शन हो रहा है, कौन सी कंट्रीज में कितना क्लाइमेट चेंज जो ये आपको चेंज देखने को मिला है, जैसे एग्रीकल्चर में इम्पैक्ट हो रहा है, ह्यूमन इंड्यूस्ड हो रहा है। तो इसमें देखिए आपको अगर नेचुरली देखें कि कैसे कैसे फूड प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ता है, एक तो नेचर बेस्ड हो सकता है, एक ह्यूमन इंड्यूस्ड हो सकता है। और अगर रिसेंट ईयर्स में देखेंगे तो ये नेचर बेस्ड ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो लैंड डिग्रेडेशन में इतना हेल्प नहीं करती जितना ह्यूमन इंड्यूस्ड लैंड डिग्रेडेशन में हेल्प करती है। अभी हम दिल्ली की बात कर लें। दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स तो देखी होगी सबने, PM2.5 जो कि पॉल्यूटेंट है, उसका मैक्सिमम लेवल बोला गया है 500, और दिल्ली का कुछ सेल्फ 400 के आसपास पहुंच गया है, 400 प्लस ही है। वही नाइट्रोजन का लेवल देखे तो 78 या 77 के आसपास होता है, दिल्ली के हिसाब से 72, तो इसका ऐसी पहुंच गया 74 72। तो ये जो ह्यूमन इंड्यूस, और ये भी बोला चला ये ह्यूमन इंड्यूस पॉल्यूशन है, ह्यूमन के इंटरफेरेंस से ही नेचुरल फिनोमिना में ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिले हैं। तो इसीलिए अगर ये बोल रहा है ह्यूमन इंड्यूस्ड लैंड डिग्रेडेशन प्राइमरी फैक्टर था फॉर द अंडरमाइनिंग ग्लोबल फूड प्रोडक्शन, जो भी जितना भी ग्लोबल फूड प्रोडक्शन होता था उसको अंडरमाइन कर दिया, क्योंकि ह्यूमन इंड्यूस्ड लैंड डिग्रेडेशन के कारण लैंड फर्टिलिटी लॉस हो गई है, फर्टाइल नहीं रहा है, लैंड इरोजन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है। तो वही बात कर रही थी, मुझे ये करेक्ट लग रहा है। लैंड डिग्रेडेशन डिसप्रोपोर्शनली अफेक्ट स्मॉल होल्डर्स और फार्मर्स, मेकिंग इट्स रिजोल्यूशन अ की कंपोनेंट ऑफ अचीविंग SDGs 2। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जितने भी, वो सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अगर कोई चीज़ आपका एक पॉजिटिव स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा, या एक रॉक की तरह उसको बाधित कर रहा है कि ये SDGs है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारे इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि स्मॉल फार्मर्स को उतना हेल्प नहीं मिल रहा है जितने भी फार्मर्स हेल्प ले पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च और वी कैन से द इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल, लैंड और लेबर में। तो यही बात हो रही है। तो अगर हम SDGs को नहीं ले पाते, पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना कि रिपोर्ट में बोला गया होगा कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बिकॉज ऑफ दिस रीजन नहीं हो पा रहा, तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट इसलिए बता रहे क्योंकि ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है जिसको हम पॉजिटिवली करेक्ट नहीं कर पा रहे। मीन्स SDG इज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज अ पॉजिटिव वन, और यहाँ पर नेगेटिव क्या हो रहा है कि स्मॉल फार्मर्स की वजह से हम इसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारा एक नेगेटिव स्टेटमेंट बन रहा है जो कि एक पॉजिटिव चीज हम नहीं अचीव कर पा रहे, तो ये हमारा करेक्ट रहेगा। तो इसमें हमने जितना भी ऐसे देखा, पूरा फिल्टरेशन देखा, पूरा ब्रेकिंग देखा, तो इसमें हम देखें तो हमारा B इज द करेक्ट स्टेटमेंट, 1, 2 and 3। FAO की जो रिपोर्ट आई है उसमें ऑल 3 इज द मेंशन्ड है। अभी हम इसमें देख लेंगे FAO की थीम क्या रही है, इंपॉर्टेंस क्या है, हाईलाइट्स क्या देखने को मिले इस रिपोर्ट की। ठीक है, और इसके कुछ ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिशमेंट देख लेंगे, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, इंडिया का रोल देख लेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ वी मूव फर्दर, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि ये कॉन्टेक्स्ट में क्यों बना हुआ है। ये हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ये स्टेट
रिलीज करता है हमारा स्टेट ऑफ द फूड एंड द एग्रीकल्चर 2025 रिपोर्ट टाइटल। यहाँ पर हमें टाइटल पता चल गया, मतलब थीम पता चल गई है, थीम ऑफ द रिपोर्ट पता चल गया है, ये हमारा एक स्टेटमेंट हो गया। क्या है? एड्रेसिंग लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, अक्रॉस लैंड होल्डिंग स्केल्स। ये हमारा थीम है, लैंड डिग्रेडेशन को एड्रेस कर रहा है अक्रॉस द लैंड होल्डिंग स्केल्स के लिए। एंड हाईलाइटिंग, और इसमें हाईलाइट्स भी पूछा था मैंने कि हाईलाइट्स क्या है, ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो रहा है। क्या है इसमें? हाईलाइटिंग हाउ ह्यूमन इंड्यूस्ड लैंड डिग्रेडेशन अंडरमाइंस ग्लोबल फूड प्रोडक्शन। ये स्टेटमेंट हुई हमारा सेल्फ एक्सप्लेनिंग है, ठीक है, ये हाईलाइट्स हो गए। अब इसके थोड़े फैक्ट्स देख लेते हैं, फैक्ट्स भी हम देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या है? एनुअल फ्लैगशिप पब्लिकेशन ऑफ द, ये एनुअल है तो उसमें बोला था एनुअली पब्लिश होता है, ठीक है। एंड एक्सेसिंग ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम परफॉर्मेंस को करता है, एस्टैब्लिश बाय एस्टैब्लिश करा है रोम 2025 में, ठीक है, एंड पब्लिश बाय, ओके। एम है टू एग्जामिन ह्यूमन इंड्यूस लैंड डिग्रेडेशन, इम्प्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, लाइवलीहुड की बात करें, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात करें, और साथ ही साथ पॉलिसी टू अवॉइड रिड्यूस रिवर्स डिग्रेडेशन अक्रॉस द स्केल। बेसिकली ये पहले तो प्रॉब्लम की बात कर ही रहा है, साथ ही साथ सॉल्यूशन भी बता रहे कि ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज एंड एम्स लाने चाहिए जिससे ये जो ह्यूमन इंड्यूस लैंड डिग्रेडेशन है इसको रिवर्स कर सके, ठीक है। और यहाँ पर ये वर्ल्ड एग्रीकल्चर लैंड एरिया बाय मेन कैटेगरी, मतलब इसमें पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड में बेसिकली कितने एवरेज बेस पे एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो 23 अगर देखें 37% एग्रीकल्चर लैंड है, और उसमें भी अगर हम फर्दर डिवीजन करें 37 में तो 25 वो पैस्चरल लैंड है, मतलब चरागाह, जिसपे चरगाह होते हैं उस पर है। 10% एरेबल लैंड है, एंड जो रिमेनिंग है परमानेंट क्रॉप्स के लिए है। 10% में भी हमारे टेम्पररी क्रॉप्स एंड टेम्पररी फॉलो 1% रहते हैं। 32% हमारे अदर लैंड्स की कैटेगरीज में आ जाते हैं। 31% हमारे फॉरेस्ट लैंड्स है। तो 37% बेसिकली एरेबल लैंड है, उसमें भी हमें बहुत सारी कैटेगरीज देखने को मिलती है। एंड 31% हमारा फॉरेस्ट लैंड है, जो रिमेनिंग हमारा 32% है वो अदर लैंड्स की कैटेगरीज में इंक्लूड होते हैं। अदर लैंड की कैटेगरी में आप कंस्ट्रक्शन लैंड दे सकते हैं, जहाँ पर रेजिडेंट बेस्ड लैंड हो सकते हैं, ठीक है। और एफओ के रिकमेंडेशंस देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंस रहा है, उन्होंने बेसिकली क्या क्या सॉल्यूशंस बताए हैं टू टैकल दिस प्रॉब्लम। तो ये है हमारा स्केल स्पेसिफिक इंटरवेंशंस की बात की गई है। स्केल स्पेसिफिक इंटरवेंशंस की इसलिए बात की गई जो हमारा ह्यूमन इंड्यूस लैंड डिग्रेडेशन है अक्रॉस द स्केल्स। तो ये अक्रॉस द स्केल्स का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि बिग फार्मर को कितना इम्पैक्ट कर रहा है और ये स्मॉल फार्मर्स को कितना इम्पैक्ट कर रहा है और टेनेंट्स को कितना इम्पैक्ट कर रहा है। बिग फार्मर्स के पास तो इनफ मनी होता है, प्रॉफिट ऑलरेडी वो कमा लेते हैं अपना, जो बनाने की जो ये क्रॉप्स उगाते हैं उसमें कितना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, साथ ही साथ कितने में बेचते हैं उसमें जो मार्जिन होता है वो उनको प्रॉफिट अच्छा खासा मिल जाता है। तो यही प्रॉफिट वो अपने इन्वेस्ट करते हैं फॉर मोर कैपिटल गेन। तो इनका तो अलग से ही पूरा सिस्टम ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश्ड है। अगर स्मॉल फार्मर्स की बात करें तो स्मॉल फार्मर बेसिकली प्रॉफिट इनका होता ही नहीं है, ये हमेशा डेफिसिट में ही रहते हैं, क्योंकि या तो इनका क्रॉप फेलियर देखा जा सकता है, नॉट ड्यू टू द फर्टाइल लैंड, और इफ वी कैन गुड क्वालिटी और हाई वेराइटी ऑफ सीड्स नहीं होते इनके पास, इतने मैकेनाइजेशंस नहीं होते, मशीन्स नहीं होती। अगर बात करें ट्रैक्टर्स की, हार्वेस्टिंग मशीन्स की, प्लफिंग लैंड्स की, ओके। और दूसरे से क्या होता है, इनके पास इतना कैपिटल भी नहीं होता कि ये फर्दर इन्वेस्ट फर्दर क्या करेंगे, उसी फील्ड में इन्वेस्ट कर पाए। लेबर होता है, इसमें भी लेबर इनका डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप अगर बात करें कैपिटल, लेबर, लैंड भी इनकी फर्टिलिटी इतनी रिड्यूस हो जाती है क्योंकि इसमें इतने ये केमिकल्स यूज नहीं कर पाते टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। और इरिगेशन सिस्टम इनका इतना वेल स्टैब्लिश नहीं था, क्योंकि इरिगेशन के लिए भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम अगर इसमें ही इन्होंने पहले तो प्रॉब्लम बता दी कि ये प्रॉब्लम है इस रिपोर्ट में, फिर उन्होंने ये कहा है कि हमें क्या करना चाहिए कि इनको इंसेंटिवाइज करना चाहिए, सब्सिडाइज करना चाहिए, इनको इंसेंटिव देना चाहिए गुड क्वालिटी सीड्स को, हाई वेराइटी ऑफ सीड्स को, फर्टिलाइजर्स पे, पेस्टिसाइड्स पे, इरिगेशन सिस्टम पे बेसिकली इंसेंटिवाइज करना चाहिए। एंड इसमें फार्म के साइज के हिसाब से हमें इंसेंटिवाइज करना चाहिए स्मॉल होल्डर्स को, साथ ही रेगुलेट लार्ज स्केल फार्म्स को, ठीक है, लार्ज स्केल फार्म्स को भी रेगुलेट करना चाहिए, क्योंकि जो बिग लैंड लॉस होते हैं और द
बिग लैंड होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, विदाउट एनी कार्बन फुटप्रिंट के, विदाउट मेजर के वो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बेस कर देते हैं। बात करें पंजाब में जब इस सेक्टर बर्निंग होती है उसमें कितना पॉल्यूशन बेस्ड होता है, तो ऐसे ही रेगुलेट भी करना चाहिए लार्ज फार्मर्स को हमें। दूसरा इन्होंने बताया इन्वेस्ट इन लैंड रिस्टोरेशन। तो ये लैंड रिस्टोरेशन को इन्वेस्ट करने की बात की कि लैंड जो हमारी एरेबल लैंड है, एग्रीकल्चर बेस्ड लैंड है, और जो बेसिकली फेलो लैंड है उसको कैसे हम एग्रीकल्चर में ला सके, उसमें भी पीपी मॉडल का बात किया गया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, क्योंकि इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट अगर बहुत ज़्यादा ही अपनी बजटरी अलाउंसेस को ऐसे इन सब कामों में, सब्सिडीज में, इंसेंटिव में एंड रिस्टोरेशन में लगा देगी, तो वो अदर थिंग्स में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फॉर्म में नहीं इन्वेस्ट कर सकती। तो उसमें क्या होगा, फिर प्राइवेट प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हो जाए इस पूरे जर्नी में। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पे हम बहुत अच्छा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं। एंड एम्पावर लोकल एंड इंडिजिनाइज एक्टर्स को एम्पावर करना है, जेंडर इंक्लूसिव रहना है, कम्युनिटी लेड, हमें कम्युनिटी लेड देखना है। इफ वी टॉक अबाउट द एनहेंस ग्लोबल मॉनिटरिंग हब, मतलब ग्लोबल लैंड एग्रीगेशन डाटा को रिलीज करना है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है डाटा एंड स्टडीज को देख के कि हमें कहाँ का कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। अलाइन विद SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अलाइन करना है, जैसे कि हमारा हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जो कि जीरो हंगर को टैकल करता है, SDGs 13 क्लाइमेट एक्शन को करता है, SDGs 15 लाइफ एंड लैंड को करता है। ठीक है, तो ये के अलाइन करता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया हमें। फर्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग गया, इस क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि उसमें हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा था और वो एक इंटरनेशनल बॉडी थी, इसलिए पढ़ना जरूरी था। द डिसीजन टू क्रिएट सेंट्रल रेवेन्यू ऑडिट एंड सेंट्रल एक्सपेंडिचर ऑडिट is aimed at enhancing audit quality and centralization within the CAG. CAG हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। कौन से आर्टिकल में, जल्दी से आर्टिकल बताइए, कौन से आर्टिकल के अंदर देखने को मिलता है CAG, ठीक है। डिपार्टमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन प्राइमरीली गवर्न्स द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द CAG इन इंडिया। तो बेसिकली इसमें आर्टिकल की बात करें कि किस आर्टिकल में CAG के पावर्स और ड्यूटीज को मेंशन किया जाता है, और ये इसलिए हाईलाइट्स में क्योंकि CAG ने रिसेंटली ये 2 डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए हैं, सेंट्रल रेवेन्यू ऑडिट एंड द सेंट्रल एक्सपेंडिचर ऑडिट। रेवेन्यू का पार्ट तो हो जाएगा कि कौन से कहाँ से रेवेन्यू बेसिकली रिसीव्ड हो रहे हैं, और एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाएगा कहाँ का ये जो रिसीव्ड रेवेन्यू है वो स्पेंड हो रहे हैं। तो ये 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, तो ये ईजिली हो जाएगा CAG को डाटा रिलीज करने में, स्टैटिक्स प्रोवाइड करने में, और साथ ही साथ ये पूरे गार्डियन ऑफ द पर्स माने जाते हैं CAG, उनके एक अकाउंटेबल बनाएगा, ट्रांसपेरेंट बनाएगा CAG को, और एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये कॉन्स्टिट्यूशनल को बेसिकली स्ट्रॉन्ग करेगा, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बोथ द थिंग्स। तो इसमें हम बात करें तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था, ऐसा बोल रहे हैं। आर्टिकल 280 बी, आर्टिकल 149, आर्टिकल सी 148 एंड डी आर्टिकल 42। तो मैं बता दूँ, इसका आंसर है आर्टिकल 149। और जो मैंने बोला था कि CAG कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, लेट्स सी द आंसर। अगर हम CAG की बात करें, CAG आर्टिकल ये आपको याद ही कर लेना है, और ये भी याद करना है कि CAG इज अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। 148 से लेके 151 तक CAG का पूरा आर्टिकल्स मेंशन्ड है इन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो हमारे किस कॉन्टेक्स्ट में रहा है, तो ये देखते हैं। The Controller and Auditor General of India has approved the creation of a Central Revenue Audit and the Central Expenditure Audit, ठीक है। डिपार्टमेंट टू एनहेंस सेंट्रलाइजेशन एंड ऑडिट क्वालिटी, बेसिकली ट्रांसपेरेंसी लाना है, जो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है, सेंट्रलाइजेशन लाना है, ट्रांसपेरेंसी लाना है, एंड क्वालिटी रिच एंड एफिशिएंसी बेस्ड गवर्नेंस भी दिखाता है ये हमारा, ठीक है। तो CAG प्लान्स टू रिस्ट्रक्चर्ड दिस डिपार्टमेंट्स, ओके, इसलिए ये न्यूज़ में बना हुआ है। तो ये डिपार्टमेंट से हमने देख लिया CRA एंड द CEA, एंड ये हमारा फोकस करता है एक्सपेंडिचर ऑडिट ऑफ द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स की एक्सपेंडिचर ऑडिट करता है, रिसिप्ट है। और आर्टिकल 149 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द CAG, ठीक है।
विच वॉज डन थ्रू द कैग्स ड्यूटी पावर कंडीशन ऑफ द सर्विस एक्ट 1971 के अंडर किया गया है। और उसमें कैग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कैग हमारा। और ये आर्टिकल देखिए मैंने बता दी थी 148 से लेकर 151 तक है। अगर हम करंट एक्ट की बात करें तो हमारे संजय मूर्ति जी हैं, मूर्ति जी तक करंट कैग जो 2024 से लेकर सर्विंग है टिल करेंटली, और वी कैन प्रेजेंटली संजय मूर्ति जी हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट द फर्दर इन्फॉर्मेशन, ये गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स, मतलब जो कैग होता है वो गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स होता है, क्योंकि बेसिकली पब्लिक पर्स मतलब डेमोक्रेटिक नेशन में जो ये टैक्सेस होते हैं सिटीजन पे करते हैं। तो कहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, कहाँ से एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये पूरा मनी सप्लाई, मनी सर्कुलेशन का ही पार्ट है। तो बेसिकली ये पब्लिक को बताती है कि आपकी जो चूजन गवर्नमेंट है, ये जो गवर्नमेंट है ये ट्रांसपेरेंट रहे, अकाउंटेबल रहे। ये बेसिकली फंडामेंटल नेचर ऑफ द डेमोक्रेसी है, फंडामेंटल नेचर ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ठीक है। आर्टिकल 148 में बोलते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कैग ऑफ इंडिया। 149 में कैग्स की ड्यूटीज एंड पावर्स को डिफाइन हो रही है। 150 में प्रिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंट्स, एंड देन 151 में डील्स विद द ऑडिट रिपोर्ट सबमिशन टू प्रेसिडेंट और गवर्नर रिस्पेक्टिवली। बेसिकली अगर कैग सेंट्रलाइजेशन पे तो सेंट्रल है तो प्रेसिडेंट को करेगा, अगर स्टेट बेस्ड हो रहा है ऑडिट तो वो गवर्नर को करेगा। अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर की बात कर लें, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट करते हैं अंडर हैंड एंड सील। बेसिकली ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, विच आर द फॉलोइंग अथॉरिटीज or which are the following ranks which is appointed by the president under his hand and seal. So one of is CAG basically appointed by the president of India under his hand and seal. तो बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट बता रहा है कि उनके बेसिकली उन्हीं के वो अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। वो एक सिग्निफिकेंस है जो इनके अंडर हिज हैंड एंड सील, उनके अथॉरिटी के हिसाब अथॉरिटी के बेस पे वो अपॉइंटेड होते हैं। तो बेसिकली जो स्टेटमेंट है ये भी एक स्पिरिट बता रहा है। ठीक है। अथॉरिटी का होल्ड ऑफिस फॉर 6 years और अप टू द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर, 65 years का विच एवर इज अर्लियर, कैन बी रिमूव ओनली थ्रू द स्पेशल मेजोरिटी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत कम चीज़ें जो स्पेशल मेजोरिटी से की जाती है। तो इसमें कैग का रिमूवल हो गया और सेम एज द सुप्रीम कोर्ट जज की रिमूवल की तरह सेम है प्रोसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द गोगा बील लेक which has been designated India's 94th, देखिए हमारे इकोलॉजी इन्वायरमेंट पीस हो गया, 94th रामसर साइट है गोगा बील लेक, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है। तो तुम्हें हम पूछना है लोकेटेड इन द कटिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार एंड इज अ सैंपल ऑफ ऑक्सबो लेक। हमें नहीं पता गोगा बील ऑक्सबो लेक है कि नहीं, तो हम ये इसको नहीं लगा सकते, तो उसको क्वेश्चन में ही डालते हैं। इट इज सिचुएटेड इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ द कोसी एंड महानंदा रिवर। अगर बात करें तो बिहार में कोसी सोरो ऑफ बिहार माना जाता है, तो हम ऐसे तुक्का लगा सकते हैं, तुक्का या थोड़ा नॉलेजेबल तुक्का लगा सकते हैं कि हाँ हो सकता है कोसी वहाँ से बहती है, महानंदा का थोड़ा ओरिजिन है, उसका स्ट्रीम देखने को मिलता है बिहार के साइड, तो इसको हम करेक्ट मानते हैं। अगर 2 को हम करेक्ट मान रहे तो 2 कहाँ है, ये तो एलिमिनेट हो गया, ये 3 बचे। तो लेक इज नॉन टू बी अ परमानेंट हैबिटेट। इतना सारा क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, कौन सा आपको हैबिटेट परमानेंट लग रहा है? तो वैसे भी गलत लग रहा है कि परमानेंट हैबिटेट, वो भी ज्योग्राफिकल लोकेशन। ठीक है। फॉर द क्रिटिकली एंडेंजर्ड घड़ियाल। अब घड़ियाल का इसमें 2 चीज़ है, यहाँ पर 2 फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये IUCN स्टेटस इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, दूसरा ये परमानेंट हैबिटेट है। तो ये 2 में से एक डाटा भी गलत हुआ तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और 2 डाटा दोनों एक्यूरेटली मतलब सही देना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मिनिमम चांसेस है, क्योंकि डाटा डिस्टॉर्शन बहुत इजीली हो जाता है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में। अगर 100 होगा आप उसको 101 कर सकते हैं, 100 होगा आप उसको 10 कर सकते हैं, 50 होगा 1 0 और बढ़ा, तो ऐसे डाटा डिस्टॉर्शन बहुत इजीली हो जाता है। अगर नंबर्स गेम्स की बात करें तो इसको हम रॉन्ग मानेंगे। तो 3 को जैसे ही हम रॉन्ग मान रहे हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा D, 1 and 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। लेट्स रीड द गोगा बील लेक। कॉन्टेक्स्ट में क्यों था? क्योंकि रामसर साइट में ऐड हुआ है, 94th रामसर साइट बना है जो कि बिहार में सिचुएटेड है। ठीक है, इसलिए ये रखा। और रामसर कन्वेंशन के बारे में आपको ऑलरेडी मैंने अपने प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चंस में ही बता दिया है। तो इसमें बात कर ले, घड़ियाल इस प्राइमरी हैबिटेट है बट परमानेंट हैबिटेट नहीं है। ठीक है। एंड क्लीन रिवर में देखने को मिलता है आपको घड़ियाल, एंड टिपिकली ऑक्सबो लेक देखने को मिलती है। यहाँ पर नेचुरल ऑक्सबो लेक क्रिएट होती है,
ऑक्सबोल एक तो पता होगा, ऐसे नेचुरल स्ट्रीम चल रही होती है, सेडिमेंट्स आती हैं, कई सेडिमेंट्स आती है इकट्ठी होती है, ऐसे करके ये स्ट्रीम को डाइवर्ट कर देती है। तो ये स्ट्रीम ऐसे करके डाइवर्ट हो जाती है, तो इतनी सेडिमेंट हो जाती है तो क्या होता है, ये अलग ही स्ट्रीम बन जाती है ऐसे, और अलग अपनी स्ट्रीम चल रही होती है, तो ऐसे ऑक्सबोल लेक बन जाता है। गंगा महानदा रिवर्स बिहार में देखने को मिलता है, फ्लड प्लेन्स में। महानंदा कंकार रिवर्स है, गंगा है, कमती रिजर्व्स हैं, ठीक है, एंड देन ये सब आप देख सकते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ गूगल्स प्रोजेक्ट सन कैचर? सन कैचर से ही लग रहा है कि कुछ सन से रिलेटेड ही होगा, गूगल का प्रोजेक्ट है। टू बिल्ड द क्वांटम कंप्यूटर, टू लॉन्च AI पावर डाटा, एंटर इनटू द स्पेस। सन से रिलेटेड स्पेस आप कुछ कर सकते हैं। टू डेवलप ऑटोनॉमस व्हीकल, टू क्रिएट अ फ्यूचर रिलेटिव प्लेटफॉर्म। ऑफकोर्स यहाँ पर स्पेस है, स्पेस में सन देखने को मिल सकता है, तो यही कलर सही होगा, ऐसे भी आप मार सकते हैं, वैसे यही आंसर है, ही इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो सन कैचर, गूगल ने बेसिकली अनाउंस किया फर्स्ट सन कैचर, अ पायनियर प्लान टू बिल्ड AI पावर्ड डाटा सेंटर इन स्पेस टू हार्नेस कंटिन्यूअस सोलर एनर्जी एंड रिड्यूस अर्थ कार्बन फुटप्रिंट। तो ये इन्वायरमेंट के लेवल पे भी एक ये आप इसमें रिसर्च देख सकते हैं, इनोवेशन देख सकते हैं। दूसरा आप इसको साइंटिफिक लेवल पे भी देख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट होता है इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो TPU टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट है, लॉन्च बाय द गूगल है, ठीक है। एम है यही, रिड्यूस एनर्जी, वाटर एंड कार्बन कॉस्ट, ठीक है, और अनइंटरप्टेड सोलर पावर अवेलेबल करना है, और स्पेस बेस्ड कंप्यूटिंग नेटवर्क देखने को मिलेगा। सिग्निफिकेंस की बात करें, सस्टेनेबिलिटी होगी, ब्रेक होगा, क्योंकि इसमें कार्बन फुटप्रिंट्स की रिडक्शन की बात की गई है, अवेलेबिलिटी ऑफ सन सोलर पावर की बात की गई है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन होगी, क्लाइमेट इम्पैक्ट रिडक्शन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पावर्ड हाई क्वालिटी बेस ये इनोवेशन होगा। विच डेट डिड द इनॉग्रेशन ऑफ द 1/5 ईयर सेलिब्रेशन ऑफ वंदे मातरम ऑकर्स? 15 अगस्त 1935, 2 अक्टूबर 1935, 7 नवंबर 1925 एंड 26 जनवरी 1935। आंसर है 7 नवंबर, ठीक है। तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द ईयर long celebration marking 1/5 year of the national song Vande Mataram in New Delhi on 7 November 2025। मतलब 150वां सेलिब्रेशन रहा है जब से हमारा वंदे मातरम का इनॉग्रेशन हुआ और गाया गया था। तो ये हमने इसका कॉन्टेक्स्ट देख लिया है, इसलिए होता फ्रीडम स्ट्रगल के दिन। अगर राइटर की बात करें तो हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, जो आकाशीय नवामी में सॉन्ग first appeared in his literary journal बंगा दर्शन as a part of the novel आनंद मत। आनंद मत का पार्ट है और फर्स्ट अपीयर हुआ था बंगा दर्शन में, जर्नल है बेसिकली, पोर्ट्रेइंग मदरलैंड एज अ डिवाइन स्ट्रॉन्ग एंड नर्चरिंग आप देख सकते हैं। वंदे मातरम इवॉल्व फ्रॉम अ पोएटिक इनोवेशन टू नेशनल मंत्रा ऑफ रेजिडेंस की देख सकते हैं। 1969 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने साइन किया था पब्लिकली एट द कलकत्ता कांग्रेस सेशन। क्वेश्चन बन सकता है, लिरिकली इमेजिन सुजलम सुखलम मलय सुहितलम to celebrate India's natural and mother moral beauty and vision of free prosperous nation की बात की। तो इसमें रीजनल असिस्टेंट मूवमेंट में देखा गया था, गुलबर्गा कर्नाटका में हुआ था, हैदराबाद कर्नाटका फ्रीडम स्ट्रगल भी देखा जा सकता है। स्लोगन वंदे मातरम टू अपोज निजाम ऑटोक्रेटिक रूल, और रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल में स्वदेशी आंदोलन में देखा गया है। श्री अरबिंदो के द्वारा रिवर्स द लीडर्स लाइक श्री अरबिंदो एंड द महात्मा गांधी। द स्लोगन वंदे मातरम यूनिफाइड डाइवर्स रीजन को यूनिफाइड करता है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बिम्स्टेक कॉपरेशन फ्रेमवर्क। तो अगेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बिम्स्टेक, ये बंगाल के एरिया का कॉपरेशन आपको पता होगा ये किस लिए होता है बिम्स्टेक, तो इसमें पढ़ लेते हैं। बिम्स्टेक कोर प्रिंसिपल एम्फसाइज सोवरेन इक्वालिटी। अगर आपको पता होना चाहिए पहले तो बिम्स्टेक कब इस्टेब्लिश हुआ, इंडिया बिम्स्टेक का पार्ट है कि नहीं, बिम्स्टेक की प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और बिम्स्टेक किस लिए बेसिकली ऑब्जेक्टिव गाइडलाइंस की बात करें, प्रिंसिपल्स क्या है, तो ये आपको 3 फैक्ट होने चाहिए, उस हिसाब के क्वेश्चन हो जाएंगे। एंड इसमें पूछा गया फर्स्ट, बिम्स्टेक्स कोर प्रिंसिपल एम्फसाइज सोवरेन इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनेशनल अफेयर्स। अगर आपको पता होगा जो इंडिया का बे ऑफ बंगाल का एरिया है उसी के आसपास के नेशन का ग्रुप ही बिम्स्टेक है बेसिकली, तो इसमें इंडिया पार्ट है कि नहीं, बट आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल का पार्ट है, तो
इंडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो सकता है, अगर आपको नहीं पता कि पार्ट मेंबर है कि नहीं, तो उसमें आप देखेंगे इंडिया की जितनी भी फॉरेन पॉलिसी है, प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी है, डिप्लोमेसी है, उसमें आप देखेंगे सोवरेन इंटीग्रिटी, सोवरेन इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बोल सकते हैं कोर प्रिंसिपल है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का। साथ ही साथ पंचशील में भी आप देखेंगे 5, उसमें भी सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, नॉन इंटरफेरेंस की बात की गई है। तो इससे आप ऐसे आइडिया लगा सकते हैं, इतने लार्ज लेवल पे आप सोचें तो ये करेक्ट हो जाएगा। बिमस्टेक ऑपरेट्स ऑन कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब अभी हमने रिसेंटली ब्रिक्स के ऊपर पढ़ा था। ब्रिक्स में जो हमारे ये जो ये अल्टरनेटिव है, डीडॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक एंड IMF से अलग एक अपना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर रहा है ब्रिक्स, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि डेवलपिंग नेशंस को, डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देता है फॉर द डेवलपमेंट और डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसमें भी जो ये हमारे जो ये यूएन और ब्रिक्स में कैसे अंतर होगा, यूएन में जो ये वीटो पावर है ना, ब्रिक्स में बिल्कुल भी वीटो पावर का कोई यूज़ नहीं है। इसमें जितने भी मेंबर्स होंगे सबके पास वोटिंग राइट होगी और इक्वली वोटिंग राइट होगी, उनकी वोट की वैल्यू इक्वल रहेगी। इसमें कोई वीटो पावर है, कंसेंसस बेस्ड नहीं रहे, ये कंसेंसस बेस्ड रहता है डिसीजन मेकिंग, ऐसा इसमें वीटो पावर यूज नहीं होता। तो इसमें अगर हम बात करें ब्रिक्स का नेचर ऐसा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नेचर ऐसा है, तो अगर इंडिया इसका पार्ट होगा तो इसका नेचर भी ऐसा ही होगा, क्योंकि इंडिया ज़्यादातर कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग को ऑपरेट करता है एंड विश्वास करता है एंड और वो इंडिया कहता भी है कि हमेशा इक्वालिटी ऑफ वैल्यू होनी चाहिए, वोट वैल्यू होनी चाहिए, नॉट द वीटो पावर। तो इसमें भी हम देख सकते हैं करेक्ट होगा। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्ड अराउंड 7 पिलर्स ऑफ कॉपरेशन। इतनी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है। बिम्स्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन, ऑफकोर्स ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें कॉपरेशन होना बहुत ही एसेंशियल पार्ट हो जाता है। ईच मेंबर स्टेट टेकिंग लीड इन द रोल इन द लीस्ट 1 पिलर। ओके, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट? आपको तीनों करेक्ट हैं। न्यूज में किस लिए रहा था? तो कोची होस्टेड द फर्स्ट बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क conferring from November. This is making major milestone in advancing regional blue economy. तो यहाँ पर हमारे एक कीवर्ड आया है और टर्मिनोलॉजीज आई है, ब्लू इकोनॉमी, जिसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉपरेशन एंड मरीन रिसर्च कोलैबोरेशन अमंग द बंगाल नेशंस, क्योंकि बिम्स्टेक बंगाल नेशंस का ही ग्रुप है। ये बना मैनर रीजनल प्लेटफॉर्म है बिम्स्टेक, प्रमोट जॉइंट मरीन रिसर्च, सस्टेनेबल फिशरीज को प्रमोट करता है, ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव को करता है थ्रू कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड द बिम्स्टेक मेंबर कंट्रीज। अनाउंस्ड बिमरैन यही हमारा क्या है, ये हमारा बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क, ठीक है। इसको अनाउंस किया है, अनाउंस बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कोलंबो बिम्स्टेक समिट 2022 में अनाउंस किया गया था, ऑफिशियली लॉन्च 2024 में लॉन्च किया था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ इंडिया hosted first biennial conference was hosted in India in Kochi, ठीक है। ये सब हमारे हैं। इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन होगा, फोकस एरिया होगा, नॉलेज एक्सचेंज होगा बिटवीन द बिम्स्टेक नेशन एंड इंडिया, यंग एंगेजमेंट देखने को मिलेगी, ये जो हमारे यूथ इंटरचेंज और एक्सचेंज अफेयर्स होते हैं, रीजनल इंटीग्रेशन देखने को मिला अक्रॉस द बिम्स्टेक एरिया भी और बंगाल के नेशंस और इंडिया के बीच में। एंड ये जो हमारा ये सागरमाला इनिशिएटिव है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में रिम एसोसिएशन ऑफ रिम ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, पैसिफिक एसोसिएशन, ऑकस क्वाड मेंबर्स की बात की, जो एंटी चाइना है, चाइना की ये जो बेल्ट ट्रेड इनिशिएटिव है उसको कैसे काउंटर कर रहा है, जो इंडिया का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, और जो बेसिकली इंडिया का जो चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, इंडिया का गाइडलाइन का एक इनिशिएटिव है, ठीक है। तो बेसिकली कैसे चाइना की बेसिकली काउंटर भी कर रहा है, अल्टरनेटिव भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक। तो इंडिया बेसिकली एक डिप्लोमेटिक सॉफ्ट डिप्लोमेसी को यूज करते हुए ऐसे एंटी चाइना कोलैबोरेशन में इनिशिएट ले रहा है। तो इसी में जो इंडिया का अगर ये जो बे ऑफ बंगाल के आसपास का मरीन कोलैबोरेशन रहेगा, कॉपरेशन रहेगा, एक्सचेंज ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी रहेगी, इसी से लीडरशिप एंड रीजनल मरीन साइंस देखने को मिलेगा, मरीन साइंस डिप्लोमेसी देखने को मिलेगी, सस्टेनेबल ओशन गवर्नेंस देखने को मिलेगा। इंडिया का विजन एडवांस होता है, सागरमाला इनिशिएटिव है, महासागर इनिशिएटिव, इंटीग्रिटी इकोनॉमी है, इन्वायरमेंटल एंड डिप्लोमेसी देखने को मिलेगी। द सुप्रीम कोर्ट डिस्प्लेजर ओवर द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021
प्राइमरी इवॉल्व्स अराउंड द पोटेंशियल फॉर एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस इन द जुडिशियल अपॉइंटमेंट। हमेशा से क्वाशी जुडिशियल इनिशिएटिव की बात की गई है, ये पॉलिटी का पार्ट है। अगर मैं आपको यहाँ पर क्वाशी जुडिशियल बॉडी और जुडिशियल बॉडी में आपको अंतर बताने लगूँ तो बहुत क्लास लंबी हो जाएगी। आई होप यू विल रीड अपॉन इट। तो इसमें बेसिकली क्वाशी जुडिशियल इंटरवेंशन की बात की गई, कैसे जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्व हो रहा है, एग्जीक्यूटिव में जुडिशरी इन्वॉल्व हो रही है। यहाँ पर चेक्स एंड बैलेंसेस का जो ये डॉक्ट्राइन है वो कैसे डाइल्यूट हो रहा है, वो सब बात हो रही है। तो ये उसी पे बेस्ड है द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। और आपको पता होगा जो इंडिया के इंडिया में जितने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट देखने को मिलेगा। 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। उसमें क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्राइन होती है। और एक हमारा होता है सेंट्रल लिस्ट, रिजर्व लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ये इसमें हमारा डिवीजन ऑफ पावर का डॉक्ट्राइन होता है। तो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द फेडरलिज्म का पर्सपेक्टिव में होता है और सेपरेशन ऑफ पावर चेक एंड बैलेंसेस के पर्सपेक्टिव में होता है। तो ये पूछा है कौन सा कंसर्न है। अगर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में इंटरफेयर करे, जुडिशरी इसमें इंटरफेयर करे, तो बेसिकली इस सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्राइन से कंसर्न लाएगा, क्योंकि चेक एंड बैलेंस को डाइल्यूट करेगा। बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता ही है, केशव नंदी भारती केस में लाया गया था। डॉक्ट्राइन ऑफ ब्लीडिंग इफेक्ट हमने पढ़ा है, डॉक्ट्राइन ऑफ लेथल सब्सटेंसेस हमने पढ़ा है। तो एम देख लेते हैं, ये हमने देख लिया। बेसिकली कुछ ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस आया था, उसमें कुछ ये हमारे सुप्रीम कोर्ट को लगा कि एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस हो रही है इन द जुडिशियल मैटर, तो उन्हीं पे हुआ है। जस्टिस डिलीवरी की बात की गई है, इंटीग्रिटी ऑफ ट्रिब्यूनल फंक्शंस, एग्जिस्टिंग जुडिशियल स्ट्रक्चर की बात हुई है, यूनिफॉर्मिटी इन अपॉइंटमेंट्स, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की एंड लिमिटिंग एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस और एग्जीक्यूटिव ओवररीच की बात की गई। जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म होता है, जुडिशियल ओवररीच की बात की जाती है, वैसे एग्जीक्यूटिव ओवररीच भी होता है इन द जुडिशियल मैटर्स। और ये हमारा है अबॉलिशन ऑफ सर्टेन ट्रिब्यूनल्स की बात हुई है, अपीलेंट बॉडी, फिल्म सर्टिफिकेट अपीलेंट ट्रिब्यूनल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेंट। आप बेसिकली इसमें पढ़ लेना कि कौन कौन सी है इशू हमने रेज कर दिया है। विच यूएन बॉडी ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर कन्वेंशन, ठीक है। तो यहाँ यूएनडीपी, यूएनईपी, यूएनईसीई एंड द यूनेस्को। तो हमारा आंसर यूएनईसीई। हम देख लेते इसके ऊपर। तो बांग्लादेश बिकेम द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू एक्सीडेड टू द यूएन वाटर कन्वेंशन, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज़ में रहा है। ट्रांस बाउंड्री वाटर गवर्नेंस की बात होती है, एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर रिसोर्सेज इंटरनेशनल रेट्स को कैसे यूज करना है। तो उसमें यूएन वाटर कन्वेंशन आता है, जब आप बिटवीन द 2 कंट्रीज और ट्रांस बाउंड्री में आपको वाटर को यूज करना होता है। हेलसिंकी में 1922 में स्टैब्लिश हुआ था, 1996 में आया था। बात करें NEC का मतलब क्या था, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप होता है, ओपन फॉर ऑल यूएन मेंबर स्टेट्स फ्रॉम 2016 से। इंडिया एंड द यूएन वाटर कन्वेंशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी, तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू द यूएन वाटर कन्वेंशन का प्रिफरिंग बायलैटरल एंड बेसिक लेवल ट्रीटीज। बेसिक इंडिया इसलिए सिग्नेटरी नहीं क्योंकि इंडिया प्रिफर करता है कि वो बिटवीन जिस कंट्री से वो वाटर रिसोर्स लेना चाह रहा है और जिसके साथ कोलैबोरेशन करना चाह रहा है ओवर द वाटर कन्वेंशन, तो बेसिकली वो चाहता है कि बायलैटरल हो जाए और ट्रीटी बेस्ड हो जाए, ना कि यूएन के वाटर कन्वेंशन को यूज करे। इसलिए वो सिग्नेटरी नहीं है। प्रिफरिंग द बायलैटरल एंड बेसिक लेवल ट्रीटी सच एज इंडस वाटर ट्रीटी हमको देखने को मिलेगा 1960 में बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंडिया। अब आप ये बताइए, इंडस वाटर ट्रीटी में जो 1960-61 में हुआ था पाकिस्तान एंड इंडिया में कौन सी 3 रिवर इंडिया का पार्ट है, इंडस का, पाकिस्तान की कौन सी रिवर इंडस का पार्ट है, ये मैंने आपको निमोनिक के थ्रू बताई थी। तो ऐसे पाकिस्तान में 3 रिवर्स दी गई है इंडस की ट्रिब्यूटरीज। कौन कौन सी 3 रिवर्स है जिससे पाकिस्तान वाटर लेगा और इंडिया को रोक नहीं सकता, और इंडिया के पास कौन कौन से मेजोरिटी ऑफ द वाटर रिसोर्सेज है, ठीक है। एंड द गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी को देख सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ द वाटर कन्वेंशन की बात की गई है, एक्सटर्नलाइजेशन की, बेसिकली यूनाइटेड नेगोशिएशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर। ये हमारा है द नेशन वाइड सेलिब्रेशन मार्क द 1/5 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द भगवान बिरसा मुंडा विद रिस्पेक्ट टू द मुंडा उलुगुलन ग्रेट ट्रिब्यूनल लेड बाय हिम कंसिडर फॉलोइंग। बिरसा मुंडा के फॉलोइंग पर्सनालिटीज पे हमें बेसिक स्टेटमेंट मिला है, उन्होंने कौन कौन से मूवमेंट्स किए हैं, कौन कौन से रिवॉल्ट, तो उस पर हमें बेस्ड है। इट वॉज प्राइमरी रिएक्शन अगेंस्ट
It was a primarily a reaction against the forest law and the erosion of the tribal land system called the कुंथकाटी सिस्टम। बिरसा मुंडा के ऊपर ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में भी बहुत क्वेश्चंस आए। प्रीवियस ईयर में के इसी ईयर की कुछ 1-2 मंथ पहले ही क्वेश्चंस आया, और मैंने अपनी आई थिंक मुझे जितना याद है ना, मैंने अपनी प्लेलिस्ट में ये कुंथकाटी सिस्टम के ऊपर भी पूरी चर्चा की है, बिरसा मुंडा की कुंथकाटी सिस्टम में। तो ये बेसिकली कुंथकाटी सिस्टम इज एसोसिएट विद द मुंडा कम्युनिटी, ठीक है। मूवमेंट वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय द मिलेनियरियन मसियानिक एलिमेंट्स। जैसे आपको पता होगा जो बिरसा मुंडा जी, आपने अगर स्पेक्ट्रम में पढ़े होगी बेसिक स्पेक्ट्रम भी, तो बिरसा मुंडा अपने आप को मसीहा की तरह अपने आप सिग्निफाई कर रहे थे कि वो एक मसीहा है। तो वही अपने आप को क्लेम करते थे कि वो डिवाइन है ऑफ द गॉड टू सेव हिज पीपल। रिवॉल्ट वॉज लिमिटेड टू द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ ओडिशा एंड पार्ट्स ऑफ द बंगाल। तो वो रिवॉल्ट हिस्ट्री में आया क्या वो लिमिटेड होगा कुछ एक पर्टिकुलर रीजन में, किसी से आप उसको इंकरेक्ट कर सकते हैं। एंड द 1 and 2 इज द क्रिस स्टेटमेंट। तो नेशन वाइड सेलिब्रेशन ऑफ जनजातीय गौरव वर्ष 2025 was underway to mark the 1/5th birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda and the 1/5th anniversary of Vande Mataram and the Kuntha Kati system, both the land system Kuntha Kati and the religious Masiha leadership of Birsa Munda was defining feature of the Munda Ulgulan and the Chota Nagpur region में ही ये मूवमेंट सेंटर था, नॉट ऑफ उड़ीसा के साइड। इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत हो गया। भारती आबा के नाम से जाना जाते थे। ठीक है, तो फ्रीडम फाइटर थे स्पेशली भगवान मुंडा भारती आबा के नाम से जाने जाते थे। ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थी। इंडिया ट्राइबल हेरिटेज को कैसे सेलिब्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country did the president of India visit in the historic first ever state visit in India? बेसिकली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहाँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहाँ भी रिसेंटली विजिट किया, जो कि हिस्टोरिकल विजिट है। नाइजीरिया, केन्या, अंगोला एंड और क्या है घाना का आंसर है अंगोला। तो हम बेसिकली ये मैपिंग का भी एक पार्ट हो जाएगा। ये बेसिकली द इंडिया अफ्रीका फॉरम समिट में हमारे प्रेसिडेंट गए फॉर द कोऑपरेशन ऑफ एनर्जी ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी पे। तो ये क्योंकि अंगोला एज ए रिसोर्स रिच नेशन है, साउथ वेस्टर्न अफ्रीका का, कैपिटल लुआंडा है, अटलांटिक ओशन का पार्ट है। अगर हम बात करें थोड़ी मैपिंग की, तो मैंने ऑलरेडी वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज में अपना अफ्रीका की पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैपिंग ऑलरेडी अपलोड कर दी है। सी अगर हम बात करें जैसे कि ऐसे देखो, यहाँ पर मोरक्को, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, यहाँ पर सूडान, साउथ सूडान, इरिट्रिया, सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मालावी, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, और यहाँ पर हमें बोत्सवाना मिलेगा। यहाँ अंगोला है। यहीं पे आपको कालाहारी डेजर्ट देखने को मिलेगा, और इसी में आपको पिग्मिक हॉट टाइप्स देखने को मिलेगी। यहीं से एक विक्टोरिया होता है। ये हमारा साउथ अफ्रीका है, स्वातिनी, लेसोथो, ये डिफरेंट रीजन है हमारे माडागास्कर। तो आपको ऐसे वर्ल्ड मैपिंग पूरी याद होनी चाहिए। DRC है, BRU, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, ऐसे पूरी आपको मैपिंग होनी चाहिए यार, क्योंकि मैपिंग एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो ये एक हिस्टोरिक विजिट भी है, ये एक पॉलिटिकल स्फीयर से भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ जोग्राफिकल स्फीयर से भी इम्पोर्टेंट है। हाईएस्ट पॉइंट में माउंट मोको है, क्वाना है, जाम्बेजी है। जाम्बेजी तो यहाँ पर कंट्री भी है, इसलिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। मिनरल में ऑयल बेरिंग फॉर्मेशन, डायमंड देखने को मिलेगा। यहाँ पर डायमंड पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है साउथ अफ्रीका का। इकोसिस्टम सेमी डेजर्ट कोस्ट है, क्योंकि यहाँ पर इधर से तो आपको वाटर की सप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर कालाहारी डेजर्ट है, पिग्मी होप का हैबिटेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया से शेयर द लैंड बाउंड्री विद द किंगडम ऑफ भूटान। भूटान के साथ कौन कौन बाउंड्री करते हैं? मेघालय तो नहीं करेंगे, क्योंकि मेघालय इज लुक लाइक दिस। अगर हम थोड़ी सी रफ मैपिंग करें, तो ये मेघालय यहाँ पर है, भूटान यहाँ पर। मेघालय ऐसे लॉन्ग स्ट्रेच तो यहाँ से कनेक्ट नहीं होता, तो मेघालय से हम एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर 3 है बेसिकली, ठीक है। कौन कौन सा आंसर है? वेस्ट बंगाल 1 2 4, यहाँ पर 3 आएगा, फर्स्ट आपको हटा दीजिए। तो जैसे कि 3 तो नहीं है, 3 यहाँ से कट गया, ये कट गया। 1 and 4 तो है, 2 है कि नहीं? 2 में कौन सा है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल बहुत लॉन्ग स्ट्रेच है। यहाँ पर चिकन नेक कॉरिडोर के बारे में जानते हैं हम, जो सिक्किम है, सिक्किम से भूटान अटैच है। तो चिकन नेक कॉरिडोर अगर वेस्ट बंगाल से सिक्किम को कनेक्ट कर रहा है, तो बेसिकली भूटान भी कहीं ना कहीं अटैच होगा। तो ऐसे आप स्विमिंग लगा के देख सकते थे। तो आंसर है ए।
तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश रिलेटेड टू दिस एंड द मेघालय इज नॉट इंक्लूडेड दिस। बेसिकली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है थिम्फू टू जॉइन द 17th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मर किंग जिग्मे सिंघे वांगचू वाइडली कॉल्ड एज अ K4 अंडरमाइन द स्ट्रेंथ डीप ऑफ द इंडिया भूटान टाइप को स्ट्रेंथन करने का इनका सेलिब्रेशन हुआ बर्थ एनिवर्सरी। तो यहाँ पर ये मेघालय है, ठीक है, भूटान ये रहा हमारा। तो भूटान कैसे वेस्ट बंगाल से कनेक्ट है, ये मेघालय है, ये हमारा वेस्ट बंगाल से कैसे भूटान यहाँ से कनेक्ट है, असम से, अरुणाचल प्रदेश से, यहाँ से सिक्किम से। तो इसे मैपिंग याद रखना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका? युद्धाभ्यास, मित्र शक्ति, सूर्यकिरण एंड द संप्रति। मित्र शक्ति इज एसोसिएटेड विद दिस नेशनल राजपूत। एम क्या है? जॉइंटली रिहर्स ऑफ कन्वेंशनल ऑपरेशंस। बेसिकली ये पीस कीपिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। काउंटर टेररिज्म को फोकस करता है, ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस को करता है, जॉइंट टैक्टिकल ड्रिल्स के लिए जॉइंट इंटीग्रेटेड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है टू बेसिकली feasibly connect the two between armies for the following reason: peacekeeping, humanitarian operation and the joint tactics के लिए। Which country is said to be host COP32 in 2027? Nigeria, Kenya, Ethiopia and South Africa. Answer है Ethiopia. Again Ethiopia is a federal republic जो अफ्रीकन यूनिटी का पार्ट है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भी पार्ट है इथोपिया, क्योंकि जो अफ्रीका का रफ मैप की बात करें तो कुछ इस तरह से है। अभी हमने बात की थी, यहाँ पर हमने अंगोला देखा था, यहाँ पर साउथ अफ्रीका है, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिशिया, लीबिया, यहाँ पर इजिप्ट, सुदान, साउथ सुदान। यहाँ पर ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। तो ये किससे सीड है क्रिमोनिक है। बेसिकली ये 4 कंट्रीज मिलाकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाती है। सोमालिया है, इरिट्रिया है, इथोपिया है, जिबूती है। जिबूती से हमारा बाबल मंडप स्टेट देखने को मिलता है, बाबल मंडप स्टेट, जो कि बेसिकली यहाँ पर यमन से कनेक्ट करता है, जो कि रेड सी एंड गल्फ ऑफ अदेन को सेपरेट करता है। यहाँ पर सिनाई पेनिनसुला है, सुएज कैनाल है, पोर्ट अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है, पोर्ट सईद है। यहाँ पर हमारा ये कसब्लांका का रीजन मोरक्को में है, बाउल मंडप स्टेट हो जाए। तो इसी को देखे तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया। अदीस अबाबा इसकी कैपिटल है। ये दिस इज नेबरिंग नेशंस, इनकी नेबरिंग स्टेट नेशंस है। तो कॉप बिकमिंग अ समिट, तो कॉप 30 जो बेसिकली अभी चल रहा है ब्राजील एंड बेल्जियम में हुआ था। कॉप 31 जो ऑस्ट्रेलिया में है, पार्टनरशिप बाय पैसिफिक आइलैंड्स, एंड कॉप 32 होगा इथोपिया में। तो यहीं पे फाइनली हमारा 7 नवंबर से लेके 11 नवंबर के जितने भी सेशंस थे अबाउट द करंट अफेयर पार्ट और द आर्टिकल्स विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव कवर होते हैं। इसमें बहुत सारा आज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा हमने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ी, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पढ़ा हमने, बिम्स्टेक के ऊपर पढ़ा, ब्रिक्स की थोड़ी जानकारी ले ली, यूएन के ऊपर पढ़ लिया हमने, रामसर कन्वेंशन के ऊपर पढ़ा। अभी हमने 2 मैपिंग की पार्ट में अंगोला एंड इथोपिया के लोकेशन देखे, उनके थोड़े फिजिकल फीचर्स पे भी चर्चा की। तो ये जो हमारी क्लास थी बहुत नॉलेज एनरिच्ड क्लास थी एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ऑल्सो बेसिकली आपको रिविजन भी करा रहे हैं, साथ साथ आपको फ्रेमवर्क भी दे रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। So that's all for today and thank you everyone for watching the session. Stay tuned for our next classes.